दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने राइसीना डायलॉग में इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में क्या कहा। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को एक टॉप प्रायोरिटी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया के इंडिया के साथ काफी पुराने रिलेशन है और ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर काफी ज्यादा भरोसा करती है और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। और सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर ने यह कहा कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच काफी अच्छे रिलेशन है और सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ इन रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इसीलिए अब इंडिया और सऊदी अरेबिया एक साथ काम करेंगे। और उन्होंने काफी सारे विजन्स पर एक साथ काम करने के बारे में बात भी की है और उन्होंने इस इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों कंट्रीज के बीच इतने अच्छे और फ्रेंडली रिलेशन है, इसकी उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। और भारत भी सऊदी अरेबिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और दोनों कंट्रीज के बीच की बॉन्डिंग बायलैटरली काफी स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरेबिया और इंडिया काफी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और हम सभी ये जानते हैं कि अगर ये दोनों कंट्रीज एक साथ काम करें तो इन्हें कितना फायदा होगा। और इन दोनों कंट्रीज के एक साथ काम करने से न सिर्फ इन दोनों कंट्रीज को ही फायदा होगा बल्कि इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद होगा और इन दोनों कंट्रीज के एक साथ काम करने से फ्यूचर में काफी सारे लोगों को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और इंडिया और यूएई इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रेड को काफी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं ताकि इससे उनकी इकोनॉमिक रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए और तेजी से ग्रो करे। और ये दोनों कंट्रीज न सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं बल्कि ये दुनिया भर की सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज को बढ़ाने में हेल्प करना चाहते हैं और ये काफी सारे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि बेरोजगार के दर कम हो जाए और काफी सारे लोगों को जॉब्स भी मिले। हम सभी ने ये तो देखा ही है कि मोदी जी की लीडरशिप के अंडर भारत ने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है और आज इंडिया जिस पोजीशन पर है ये मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर ही पॉसिबल हो पाया है। और इससे ये प्रूफ होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक रियल डेमोक्रेटिक लीडर है और आने वाले समय में दुनिया भारत को एक सुपर पावर के रूप में देखेगी और पूरी दुनिया भारत को सक्सेसफुली एक पीस मेकर बनते हुए देखेगी। और इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है और यूएई इंडिया के इस पोटेंशियल को जानता है, इसीलिए यूएई इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो चलिए हम सभी इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में क्या क्या कहा है। और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इंडिया एक ह्यूज पोटेंशियल वाला फैंटास्टिकली डायनामिक कंट्री है। पिछले 5 सालों में किंगडम और इंडिया के बीच रिलेशंस विशेष रूप से तेजी से बढ़े हैं। Exponential. That the relationship with India is a भारत के साथ रिलेशन एक टॉप प्रायोरिटी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और क्राउन प्रिंस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वो दोनों बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। वो बस बातें ही नहीं करना चाहते हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट देखना चाहते हैं और वो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। राइसीना आइडिया स्पॉट और राइसीना डायलॉग के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट प्रिंस फैजल जुड़े हैं। प्रिंस फैजल, आइडिया स्पॉट में आपका स्वागत है। Thank you very much. हम पर्टिकुलरली G20 कंट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक सऊदी अरेबिया में चल रहे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करने जा रहे हैं। In the G20 countries, I think Saudi Arabia is. मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया शायद 2022 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है और आगे क्या होगा इसके मामले में बहुत ही प्रॉमिसिंग है। What's ahead? And और हम आपके साथ उनमें से कुछ पर बात करने की कोशिश करने वाले हैं। किंगडम के फ्यूचर पर, एमबीएस क्राउन प्रिंस के बड़े विजन पर, इकोनॉमी के ट्रेजेक्टरी के फ्यूचर और बड़े कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहे हैं उन पर। economy and the big social transformations, the cultural transformations that are underway. So Prince Faisal, प्रिंस फैजल, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है? सबसे बड़ा बदलाव क्या है? क्राउन प्रिंस का बड़ा विजन क्या है? in India, we normally read about भारत में हम वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आपकी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपसे सुनना चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया की स्टोरी क्या है, ये कैसे प्रेजेंट होता है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ इंडिया में और राइसीना डायलॉग में होना और इस इम्पोर्टेंट स्टेज पर शामिल होना फैंटास्टिक है। Important stage. You asked me a आपने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब देने में मुझे शायद घंटों लग सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के किंगडम में बहुत कुछ चल रहा है। क्राउन प्रिंस ने 7 साल पहले जो विजन लॉन्च किया था वो विजन 2030 होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था। was all about
holistic transformation. Holistic transformation ये इकोनॉमिकली सोशल सभी पहलुओं में किंगडम के होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जो एक तरह से बदलती दुनिया में सऊदी के लोगों के लिए सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी का मार्ग बनाता है। इसीलिए ये वास्तव में उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करता है जिसका किंगडम आर्थिक रूप से सामना करती है। और ये एक तरह से बहुत ही मेजर्ड तरीके से, बहुत ही इंगेज तरीके से मेनली ये समझने पर बेस्ड है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। engaged way based mainly on understanding where we are and where we need to go. So data is इसीलिए डाटा क्राउन प्रिंस द्वारा ड्रिवन किंगडम के विजन का मेन पार्ट है और ये एक चीज है जिस पर वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। one of the things that he insists और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पहुंचते हैं तो हम एक होलिस्टिक तरीके से काम करते हैं, हम इसे भी एक एंगल से समझते हैं और फिर गवर्नमेंट के सभी पार्ट्स इसे सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। जैसा कि मैंने सऊदी के लोगों के लिए इस सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी के डायरेक्शन में बिल्ड करने के लिए कहा और हम पहले से ही रिजल्ट देख रहे हैं। हम ब्रॉड लाइन्स में रिजल्ट देख रहे हैं। पिछली बार G20 में हम सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी थे और पहली बार $1 ट्रिलियन GDP अगले 3 से 5 सालों में ग्रोथ के सिमिलर लेवल को जारी रखने के लिए ट्रैक पर है, कम से कम शायद 2030 तक। और जैसा कि मैंने कहा कि हम इकोनॉमी के हर हिस्से पर काम करने का ट्राई करते हैं। the world. That doesn't happen without real effort. And as I said, we try to work on every part of the economy, understanding ये समझते हुए कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है और उन्हें मैक्सिमाइज करना और एड्रेस करना चैलेंज है। और इसका एक एग्जांपल ऑयल पर डिपेंडेंस से दूर इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन है। the economy away from a dependence on oil. So we are इसीलिए हम भी टारगेट से आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमने 2030 के लिए सेट किया था। उनमें से कईयों को पहले से ही हमने उस मामले में अचीव कर लिया है। हम कई फ्रंट्स पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसमें ये भी शो करना शामिल है कि हम दुनिया में किस लेवल पर खड़े हैं where we stand in the world, and how we integrate. और आप जानते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इसमें क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी शामिल है। इसीलिए किंगडम एक एनर्जी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और इसे हाइड्रोकार्बन रिसोर्स पर बनाया गया है, लेकिन हम इसमें इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं, जबकि हम रिन्यूएबल फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। And the kingdom has किंगडम में रिन्यूएबल्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हम हाई ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर में एक बेहतर एनर्जी पावर हाउस बने रहेंगे। into the carbon neutral future. फॉर एग्जाम्पल, एक और मुद्दा वुमेन एम्पावरमेंट रहा है। इसीलिए अब हमारे पास लेबर फोर्सेस में 30% तक वुमेन पार्टिसिपेंट है And the labor force is up to 30%. We are और हम महिलाओं के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं और ये हमारे रोजगार से बाहर के मुद्दों को एड्रेस करने में इम्पोर्टेंट रहा है। इसीलिए हमारे पास सबसे कम बेरोजगारी दर है, जो हमारे यहाँ सिर्फ 9.5% है। 9.5%. And again, reaching targets very. और हम फिर से टारगेट को बहुत इफेक्टिवली पार कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा वो पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग है, जिसे आप नॉर्मली न्यूज रिपोर्ट्स में नहीं पढ़ते हैं, जो कि ट्रेडिशनल न्यूज मीडियाज में आता है, जैसे कि महिलाओं का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, लार्जर फ्रीडम और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोच जो कई लोगों के पास अवेलेबल है। Larger freedoms available to many people, more progressive modern thinking. How are the youth and how is the society? क्राउन प्रिंस के इतने ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट पर यूथ और सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि कुछ डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं, तो लार्जर कम्युनिटी, कंजर्वेटिव्स और यूथ वो सभी किस तरह से इन स्टिमुलस की रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? Most interesting part. मुझे लगता है कि इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एनर्जी का लेवल है, जिसे अगर आप किंगडम में आते हैं तो आप समझ पाएंगे। ये इन्फेक्शियस है और ये सऊदी के लोगों के एक्साइटमेंट से प्रेरित है कि विजन 2030 क्या ऑफर कर रहा है। About what Vision 2030 is offering. You can see आप इसे हर जगह देख सकते हैं, जहाँ भी आप जाओगे, रियाद में, जेद्दा में, किंगडम में, सभी सिटीज और टाउन्स में हर कोई विजन जो ऑफर करता है उससे एनर्जाइज्ड है उन मौकों से जो सामने आती हैं। लेकिन वो स्पेस भी है जो लोगों के लिए वास्तव में खुद को एंजॉय करने के लिए ओपन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की दिशा में काम करते हैं। उनमें से एक चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें नए सेक्टर्स खोलने हैं और उनमें से कुछ नए सेक्टर्स एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स हैं। हम वास्तव में पब्लिक स्पेस में खुशी ला रहे हैं और लोगों के लिए एक इफेक्टिव वेन्यू बना रहे हैं ताकि लोग अपने कम्युनिटी के साथ जुड़े और आप इसे समझ सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो मौका सऊदी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओपन है ताकि वो एक्टिव बने। अगर आप रियाद में आएंगे तो आप यंग सऊदीज को रेस्टोरेंट्स खोलते देखेंगे। is opening restaurants. आप यंग सऊदी लोगों को सभी तरह के बिजनेस ओपन करते हुए देखेंगे, सेंटर से लेके सोसाइटी पॉपुलेशन तक और टूरिस्ट को भी। उनमें से सभी एक निश्चित डायनामिक क्रिएट कर रहे हैं। All of that is creating a आपके पास ये सभी इवेंट्स हैं जो कि किंगडम में हो रहा है। ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट्स, और ये सभी जॉब्स क्रिएट करते हैं। all of that creates
jobs, but it also creates और ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि विजन 2030 सब कुछ बदलने के लिए है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट भी शामिल है। इसीलिए सरकार ने बिजनेस के माहौल को और ज्यादा कंडक्टिव और एंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये सब सऊदी के लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और किंगडम में आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या से भी उम्मीद करता हूँ। that are coming to the kingdom. I'm going to come back to हम इस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन अब मैं इंडिया और सऊदी अरेबिया पर बात करूंगा। कई लोगों का ये कहना है कि निश्चित रूप से पिछले दशक में हमारे बायलैटरल रिलेशन में एक बड़ा बदलाव रहा है, लेकिन हम पिछले 5 से 6 सालों में एक दूसरे के प्रति कई ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं और हम एक दूसरे के साथ कई ज्यादा कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे पर कई ज्यादा भरोसा भी करते हैं और हमारे रिलेशन में कई हद तक सर्टेनिटी है। तो क्या बदला है और सऊदी अरेबिया कैसे भारत के साथ अपने उभरते रिलेशनशिप को, ग्रोइंग रिलेशनशिप को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को विजुअलाइज करता है? emerging relationship, growing relationship, stronger relationship with India to be for it? I would certainly agree. I would say that the relation मैं इससे सहमत हूँ। मैं कहूँगा कि पिछले 5 सालों में किंगडम और इंडिया के बीच रिलेशन एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़े हैं। इसका एक हिस्सा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और क्राउन प्रिंस के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशन है। very strong working relationship. Both of them वो दोनों एक मायने में बहुत सिमिलर हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो सिर्फ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे और गवर्नमेंट के बहुत क्लियर डायरेक्शन है और मैं क्राउन प्रिंस कहना चाहते हैं कि हमें इस रिलेशनशिप पर काम करने की जरूरत है और इंडिया के साथ ये रिलेशन टॉप प्रायोरिटी है और हमें सभी सेक्टर में, स्पेशली इकोनॉमिक और ट्रेड सेक्टर में औसत दर्जे की प्रोग्रेस की जरूरत है। economic and trade relationship, and there we've seen और हमने पिछले साल ही देखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ये लगता है कि ट्रेड में 50% इंक्रीज हुआ है। इसीलिए एक काफी बड़ा ग्रोथ है। इंडिया ह्यूज पोटेंशियल के साथ एक फैंटास्टिकली डायनामिक कंट्री है और हमने ये देखा है स्पेशली पिछले 5 सालों में, और इंडिया की ट्रेजेक्टरी फैंटास्टिक है। it's fantastic. The potential that India holds. और इंडिया के पास जो क्षमता है वो लगभग अनमेजरेबल है और ये दुनिया में किंगडम के इक्वल डायनामिक, इक्वल प्रोग्रेस और हमारे पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है। And our positions in the world, we are और आप ये जानते हैं कि हम जुड़े हुए हैं और हिस्टोरिकली ये फैक्ट देखा गया है कि भारत ने कई दशकों से हमारे डेवलपमेंट में एक मेन रोल प्ले किया है, जो सऊदी अरेबिया में बड़े पैमाने पर इंडियन डायस्पोरा को दिखाता है। so that connection has existed even before that, hundreds of years, given the relationship between, इसीलिए ये कनेक्शन काफी पुराना रहा है। उस मामले में ट्रेड रिलेशन को देखते हुए सैकड़ों साल हो गए हैं। वो इंडिया में प्रायद्वीप भी है और अब हम उस पर बिल्ड कर रहे हैं। हम उस पर इस तरह के कनेक्शन बना रहे हैं, उस पर रिलेशन बना रहे हैं जो न सिर्फ दोनों को लाभ पहुंचा रहा है, बल्कि वास्तव में इंटरनेशनल कम्युनिटी को लाभ पहुंचा रहा है। हमारे सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी कंट्रीज मल्टीलैटरलिज्म और कोऑपरेशन की जरूरत के वक्त और पोलराइजेशन को अवॉइड करते वक्त एक साथ स्ट्रांगली खड़ी थी। this politics of not just आप जानते हैं कि ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट नैरो इंटरेस्ट पर फोकस करता है। against the interests of the whole. So India has भारत ने इस पर काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनाया है और किंगडम भी उस पर एक इम्पोर्टेंट पोजीशन ले रहा है। a position on that, and given our leadership, और अरेबिया और मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी लीडरशिप को देखते हुए और इंडिया के ह्यूज साइज को देखते हुए वो बहुत बड़ा पोटेंशियल ऑफर करता है। और यूरोप से इंडिया के ट्रेड का एक बड़ा अमाउंट रेड सी के माध्यम से गुजरता है और हमारे अच्छे रिलेशन है। मुझे लगता है कि दी गई पोटेंशियल पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऑफ कोर्स इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी पार्टनर है, क्योंकि ट्रेडिशनली एनर्जीज के मामले में ऐसा ही है, लेकिन हम इसे रिन्यूएबल्स एरा में भी जारी रखना चाहते हैं। हम इंडिया में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स दोनों पर काम कर रहे हैं। era. We're working, both on renewable projects in India, but also on just how to we. लेकिन इस पर भी कि हम पोटेंशियल को आगे भी कैसे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ग्रिड लिंक्स पर। इसीलिए बहुत कुछ है जो हम एक साथ कर सकते हैं और ऑफ कोर्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी में है और इंडिया टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर है। किंगडम अपनी कैपेसिटीज, रिसर्च, डेवलपमेंट्स को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए पोटेंशियल सच में एंडलेस है। Prince Faisal, प्रिंस फैसल, इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे जॉइंट अप्रोच के बीच 2 एरियाज हैं जो कि मुझे लगता है कि हम शायद आपसे इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं। from you more about. The first, of course, is what is the potential of a India-Saudi Arabia? पहली बात यह है कि अफ्रीका के लिए भारत सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप का पोटेंशियल क्या है। सऊदी अरेबिया सिर्फ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये ब्रिज या हब बनने वाला है, Or the hub, which could connect जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर सकता है, जो कि फ्यूचर का और साउथ और ईस्ट एशिया का एक डायनामिक कॉन्टिनेंट है। और क्या सऊदी अरेबिया एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के रोल के बारे में सोच रहा है? of actually
creating a framework that will allow countries like India to work with Saudi Arabia, to work with जो इंडिया जैसी कंट्री को अलाउ करेगा कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ काम करे। अफ्रीका में हमारे पार्टनरशिप का फ्यूचर अलग पार्ट है। दूसरी बात यह है कि भारत और सऊदी अरेबिया अब काफी एक्सपीरियंस लगते हैं, जो एक क्लब में ज्यादा सेम वॉइस प्रतीत होते हैं, in a club that is very rhetorical. जो कि बहुत बयानबाजी करते हैं। वो आज मौजूदा इंटरनेशनल डायनामिक्स पर एक साथ काम कैसे कर सकते हैं? जब यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जब एशिया में एग्रेशन को शांत करने की बात आती है, नॉर्थ को स्मूथ करते हैं, हम इन दोनों बड़े एरियाज में काम कैसे कर सकते हैं? These two big areas. कॉन्फ्लिक्ट एरिया में दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के फेज में प्रवेश करती दिखती है और नई अपॉर्चुनिटीज जो अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स हम सभी को प्रेजेंट करती है। हम अफ्रीका के बारे में काफी होपफुल हैं। किंगडम को ये लगता है कि अफ्रीका में काफी पोटेंशियल है और ऑफ कोर्स हमारा अफ्रीका के साथ ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हमारे पहले से ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं और हम ट्रेड रूट्स और बाकी चीजों के माध्यम से उन रिलेशन को और भी आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और उस संबंध में इंडिया के साथ पार्टनरशिप बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम वास्तव में पूरे एशिया के लिए अफ्रीका में ब्रिज बन सकते हैं। The bridge for all of it. और इसके डाइवर्स क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीका इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, जैसे कि ये अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना जारी रखता है। ये सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि एक प्रोड्यूसर भी रहेगा। ट्रेड के लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है और आप जानते हैं कि हम इन लिंक्स पर बिलीव करते हैं। आपके सवाल का दूसरा पार्ट ये है, हम किंगडम में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं कि हमें डेवलपिंग वर्ल्ड में सभी को एक साथ काम करने में सक्षम बनाने में मदद करने की जरूरत है, Our capacities ताकि पूरे ब्रॉड में हमारी क्षमताओं को कम से कम स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आप जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज सप्लाई चेन्स और इस तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट में उन चैलेंजेस के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे पास उस एरिया में क्राइसिस का विरोध करने की सभी कैपेसिटीज नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा हम अपनी कैपेसिटी का निर्माण करते हैं, उतना ही ज्यादा इस डेवलपिंग वर्ल्ड में सप्लाई चेन्स में विविधता लाते हैं और सबसे पहले उस चीज का निर्माण करेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, जो नए कंज्यूम्शंस का निर्माण करता है, ताकि इसका फायदा हो, लेकिन ये हमें सभी चैलेंजेस से बचाए जो कि फ्यूचर इस इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में होल्ड करता है। word and ये आपके सवाल के दूसरे पार्ट की ओर ले जाता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास वॉइस ऑफ रीजन बनी रहे, जो कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन और डायलॉग के इम्पोर्टेंस पर जोर देती रहे, rather than confrontation and competition. और किंगडम अरेब दुनिया में अपने लीडरशिप के रोल के पार्ट के रूप में है और मुस्लिम वर्ल्ड उस संबंध में आवाज उठाना जारी रखे हुए है, जैसा कि मैंने कहा था। regard. We believe, again, as I said, first of all, we सबसे पहले हम ग्लोबल एजेंडे को माइनॉरिटी स्टेट्स द्वारा सेट करने की अनुमति नहीं दे सकते। हर किसी को अपनी आवाज उठानी चाहिए, हर किसी के पास हिस्सेदारी होनी चाहिए और इंडिया जैसी कंट्रीज जो अपने साइज और वॉइस को बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमिक ताकत के कारण कैपेसिटी रखते हैं, उनके पास ऐसा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जाहिर है कि अगर हम साथ काम करेंगे तो ये और भी इफेक्टिव बन जाता है और ये और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है। इसीलिए हम इंडिया के साथ ये श्योर करने के लिए काम करना जारी रखेंगे कि जब हम ग्लोबल एजेंडा सेट करें तो सबका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किया जाए। to make sure that the interests of everybody are represented when we set the global agenda, and especially on the economic front. Again, there are challenges that are. और स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पर आप जानते हैं कि ऐसे चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। फॉर एग्जांपल एआई का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिना सभी के इनपुट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप होने की अनुमति दे देते हैं, जो आने वाले दशकों में डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भारी नुकसान पैदा करता है। अगर आप कुछ साइंटिस्ट की सुने, जो कि रिसोर्स चेंज के बराबर हो सकता है। The developing world that could almost, if you listen to some of the scientists, that could be equal to the resource challenges that came. जो कि कोलोनाइजेशन से बाहर आए हैं, इसीलिए हमें काफी केयरफुल रहना होगा। हमें ये श्योर करना होगा कि हर किसी की बात सुनी जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे मेरा फाइनल क्वेश्चन पूछने दीजिए, जो मुझे लगता है जो कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम फाउंडेशन में सोच रहे थे और इंडिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी इसके बारे में सोच रहे थे। जब अमेरिका ने पिछली शताब्दी में एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री के रूप में अपनी जर्नी शुरू की और एक सुपर पावर बन गया और एक ब्रीफ मूवमेंट के लिए एकमात्र सुपर पावर के रूप में यूनिपोलर मूवमेंट राइड कर रहा था, तो अमेरिका के राइज के साथ और भी कुछ था। As the sole superpower, there was something else that accompanied the rise of America. It was of the cultural कल्चरल इंडस्ट्री, बॉलीवुड, लिटरेचर, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स थे। आपके पास एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था जिसने अमेरिका और अमेरिकन थॉट्स और अमेरिकन व्यूज और अमेरिकन रियलिटी को दुनिया भर के लाखों अरबों लोगों के लिए अवेलेबल कराया। American reality to be made available to millions and billions. जब एशिया का उदय हुआ तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन स्टोरीज को कहने वाले हैं, जो उन मूवीज को बनाने वाले हैं, जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री और रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट के प्रति ऑब्सेस्ड हैं, तो हमें अपनी कहानियों को कहने के आर्ट में इन्वेस्ट करना होगा। Connectivity and industry and renewables, we also have to invest in the art of telling our stories. I'm glad you asked that. मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है और आप सही हैं। And you're right. We have been हम हिस्टोरिकली रहे हैं और ग्लोब पर सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि एक एंग्लो सैक्सन कल्चरल पर्सपेक्टिव का डोमिनेंस रहा है और ये कुछ मायनों में पॉजिटिव रहा है, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस को भी मार्गनाइज करता है। और अब आपने जैसा कहा, आप एशिया के राइज के साथ ये देखते हैं, आप काफी कुछ बदलते देखते हैं। Asia, you see a lot of that changing already. इंडिया बॉलीवुड का हिस्टोरिकली पहले से ही स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है और वो बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया और चाइना भी काफी एक्टिव है और आप किंगडम में भी इसे देखते हैं। Can see that even in the kingdom. When a जब एक बॉलीवुड स्टार किंगडम में आता है तो फैंस और सपोर्टर्स के साथ उनका स्वागत किया जाता है। with fans and supporters, the same. We had a हमारे यहाँ एक कोरियन के पॉप बैंड 1 साल या उससे पहले किंगडम आए थे और 3 गुना से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी थी और सैकड़ों हजारों लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया। इसीलिए इसका मतलब ये है कि किंगडम में एक थर्स्ट है। means that there is a thirst in the kingdom. लेकिन ग्लोबली एक डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव है और हम इसके बारे में बहुत कॉग्नाइज्ड हैं और यही कारण है कि हमारी स्टोरी बताने में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये श्योर कर रहे हैं कि हम ये दुनिया को बता सकते हैं। इसीलिए किंगडम विजन 2030 के मेन पार्ट में से एक है जो कि कल्चरल स्पेस एक्टिवेट कर रहा है, जो हमारे युवा क्रिएटर्स के लिए सऊदी अरेबिया की स्टोरी को वास्तव में बताने में सक्षम होने के लिए पहुंच को एक्टिवेट कर रहा है। और आपने सऊदी टेलीविजन प्रोडक्शन में ग्लोबल सी में आने वाले सऊदी फिल्म के पिछले 5 सालों में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा है। Last 5 years of Saudi movies coming to the global scene, Saudi television productions, etc. But we are. लेकिन आप जानते हैं कि हम इस डायलॉग में बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हमने अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट सेक्टर को ग्लोबल कन्वर्सेशन के लिए खोल दिया है और इसीलिए हमारे पास के-पॉप इंडियन बैंड्स हैं। We have K-pop, Indian bands, etc. Because we need. क्योंकि हमें ये श्योर करने की जरूरत है कि हमारे सभी पॉपुलेशंस के बीच एक रियल डायलॉग है, ताकि पूरे ग्लोब में वास्तव में ये डायलॉग हो, ताकि और इंटरनेशनल ड्रिवन कल्चरल स्पेस हो जो कि ह्यूमन लेवल पर एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की और बिल्ड करने में हेल्प करे। Build towards a better understanding of each other on a human level, which can prevent also in the जो future. कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता है, जो कि क्राइसिस को रोक सकता है। लेकिन कल्चरल स्पेस इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा मौका भी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस साल 2 बॉलीवुड मूवीज आ रही हैं जो सऊदी अरेबिया में फिल्माया गया है, जो कि पार्शियल सऊदी अरेबिया के हिस्सों में फिल्माया गया है। Parts of Saudi Arabia, that again, it's a. और आप जानते हैं कि ये विजन 2030 और इससे द्वारा ऑफर किए गए पोटेंशियल और इंडिया के बीच एक और कड़ी है। और आप जानते हैं कि हम एक साथ क्या कर सकते हैं। प्रिंस फैजल रायसीना डायलॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि रायसीना डायलॉग आइडिया स्पॉट में हम कई सारी मूवीज देखेंगे जो पॉपुलेशंस एक दूसरे की कंट्रीज में बनाती है। मुझे उम्मीद है कि हम कई सारी मूवीज एक साथ बना सकते हैं क्योंकि एशियन स्टोरीज कई वाइस लोगों द्वारा को स्क्रिप्टेड होगी और मैं सऊदी गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म को खोलने और फ्यूचर के लिए एक विजन क्रिएट करने के बोल्ड डिसीजन के लिए बधाई देता हूँ और मुझे यकीन है कि इससे पूरे एशिया को लाभ होगा और वास्तव में इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा। डायलॉग में हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। Thank you so much for joining us at the dialogue, and I hope to see you soon again. Thank you very much for having me. Thank you. शिवा टाटा ने कमेंट किया है, प्रिंस एक वंडरफुल स्पीकर है और वो बहुत ओपन है और उनके पास विजन, रिलेशनशिप और इंटरनेशनल एरिना की एक बड़ी क्लैरिटी है। अगला कमेंट है जया देवी का। ये कहती हैं कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट और विजनरी है। उन्होंने इसे एक होलिस्टिक अप्रोच कहा। कुडोस टू सऊदी अरेबिया के लोगों के पास अच्छी विजनरी लीडरशिप है और वो लोग प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को एम्ब्रेस करते हैं और इंडिया भी एक डायनामिक कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे पास भी मोदी जी जैसे एक महान लीडर है और मोदी जी कंट्री को काफी आगे ले आए हैं और इंडिया के ग्रोथ को देखते हुए काफी सारी कंट्रीज इंडिया के साथ काम करना चाहती है और जो भी कंट्री इंडिया के साथ काम करेगा वो ऑफ कोर्स फ्यूचर में शाइन करेगा। अगला कमेंट है विश्वनाथ गंगैया का। ये कहते हैं कि सऊदी के फरहान अल सौद राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी स्पीच में कोई बकवास नहीं है। अगला कमेंट है मेरा EX6FC का। ये कहते हैं कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर अपने स्पीच में काफी इलोक्वेंट और लॉजिकल है। इंटरव्यूअर ने वैलिड क्वेश्चंस पूछे। काफी दिनों बाद मैंने पूरा इंटरव्यू सुना क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ने अच्छे से बात की।
कुछ कंट्री के लीडर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि लोग उनके होली बुक्स का पालन करें, मगर उनके लीडर्स खुद शायद ही इसका पालन करते हैं। इस मामले में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सलमान बहुत अलग हैं। वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उनका विजन अलग है। वो कंट्री के डेवलपमेंट और फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और वो फास्ट ग्रोथ में बिलीव रखते हैं। और प्रिंस फैजल उनके विजन में सही थे। किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री को ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो सभी कंट्रीज के साथ मिलकर ग्रो करे और सभी कंट्रीज की हेल्प करे। अगला कमेंट है मुराली नरसिम्हा का। ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को एयर स्पेस, मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, मूवी, नई सिटीज में एयरपोर्ट्स, रोड, इंटरनेट, इन फील्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सऊदी का पैसा, इंडियन ब्रेन और मेन्स एनर्जी और ऑफ कोर्स इजराइल की क्रिएटिविटी ऐसे को कश्मीर में एक्शन का मौका दे और वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला कमेंट है यूजर कॉमन सेंस का। ये कहते हैं कि ऑयल खत्म होने से पहले ही ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर यूएसए, चाइना, इंडिया रिन्यूएबल्स की ओर ट्रांजिशन जारी रखेंगे और ऑफ कोर्स इसका जीसीसी कंट्रीज के रेवेन्यूज पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस होने से उन्हें अपने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक अल्टरनेट इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। गल्फ कंट्रीज में ऐसे कई सारे विजनरी लीडरशिप है, ये काफी अच्छी बात है और अब यूएन में परमानेंट मेंबर के रूप में प्लेस लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। और वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया में अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत की आवाज गूंजेगी। अगला कमेंट है संभा शिवराव का। ये कहते हैं कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर के वर्ड सुनकर खुशी हुई। इतना ही हमारे लिए काफी है और मुझे उम्मीद है कि फ्रेंडशिप बॉन्ड दोनों कंट्रीज की अच्छी ग्रोथ और पीसफुल लिविंग के लिए हमेशा बनी रहेगी। साथ ही हमें अपने लीडर को अपने देश के ऐसी संभावना बनाने के लिए थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू मोदी जी और सीओ। अगला कमेंट है इंडियन YM5XX का। इनका कहना है कि पाकिस्तान की तो पूरी जल गई। धुएं के रूप में कुछ पाकिस्तानी यहाँ अनस्टंट कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगला कमेंट है पप शुभाजित का। इनका कहना है कि प्रिंस फैजल अच्छे के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले कैरेक्टर है। लॉन्ग लिव इंडिया और सऊदी अरेबिया सभी चैलेंजेस में एक साथ अधिक बेहतर सुधार के लिए वो करता है जो EU नॉर्मली करता है। अगला कमेंट है जॉनसन जोसेफ का। इनका कहना है कि ये एक फैबुलस मीटिंग थी। प्रिंस फैजल बहुत ही कम्युनिकेटिव और बहुत उत्साही है। इंडिया और सऊदी की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और ये फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने के लिए रेडी है। गॉड ब्लेस यू। सच में प्रिंस की नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है और आपने इस वीडियो में देखा ही होगा और इसीलिए सऊदी अरेबिया लिबरलिज्म और प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है। उनकी नॉलेज उनके आइडियाज के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया एक साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं और इंडिया के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अगला कमेंट है नीरज राजपूत का। ये कहते हैं कि वी लव आवर सऊदी ब्रदर्स। इंडिया और UAE के पॉपुलेशन के बीच भी काफी अच्छा रिलेशन है। अगला कमेंट है मनीष सरस्वत का। वो जानते हैं कि इंडिया एकमात्र ऐसा नेशन है जिसके पास प्रोग्रेसिव फ्यूचर है और वो अपनी चॉइस के बारे में स्मार्ट है। अगला कमेंट है जुबा स्नाइपर का। ये कहते हैं कि पाकिस्तान प्लीज गो बाय बर्नॉल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।